हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। इसका ब्लॉक 1 अन इंट्रोडक्शन टू सी, यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी पिछली वीडियोस में हमने देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इफिशिएंसी, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लो चार्ट। ये तीनों टॉपिक जो है वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इफिशिएंसी कैसे हम जो है एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज के लिए हम छानबीन करना या फिर उसको हम किस तरह से परखते हैं, है ना। तो वो क्या है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। ऑफ एल्गोरिथम इफिशिएंसी की उसकी कुशलता को कैसे हम परख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कितनी अच्छी है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज लेस ऑब्वियसली नेसेसरी बट हैज सेवरल पर्पस। ठीक है, जरूरी है कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है, मतलब कम नेसेसरी है पर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्पस है जिसकी वजह से हमें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी चेक करने की जरूरत पड़ती है। एनालिसिस कैन बी मोर रिलायबल देन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन से ज्यादा रिलायबल है कि हम उसको पहले एनालाइज कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, आप अपना घर बना रहे हो तो घर के अंदर आपने पहले वॉशरूम कहीं और बनवा लिया, ठीक है, या फिर आपने रसोई जो है वो कहीं और बनवा ली है, छत पे बनवा लिया। अब आपका मन करे कि नहीं, मुझे वो रसोई छत पे नहीं, मुझे नीचे चाहिए। तो अगर आपने इसका नक्शा यानी कि इसका अगर पहले से स्ट्रक्चर तैयार कर लिया होता तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बार बार अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पर आपकी कॉस्ट क्या है, हाई आएगी। तो यहाँ पर अगर हम कोई प्रोग्राम जो है सीधा मतलब बिना एनालाइज करके अगर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि पहले हम उसको एनालाइज कर ले कि एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन करना चाहता है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज में हमारी जो इफिशियंसी है वो काम आती है। नेक्स्ट है इट हेल्प वन चूज अमंग डिफरेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के ना अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं। कोई अगर आप मतलब 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ और आप अपनी एक प्रॉब्लम को बताओ तो वहां पर ना अलग अलग लोग जो है वो आपको अलग अलग एडवाइस देंगे कि हाँ इस तरह से सॉल्व कर लो, इस तरह से सॉल्व कर लो, इस तरह से सॉल्व कर लो, क्योंकि सबके जो माइंड है, थिंकिंग है, वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है। तो वहां पर हमें जो इफेक्टिव लगेगा, जो अच्छा लगेगा, हम उसको वो चूज करेंगे। ठीक है, we can predict the performance of program before we take the time टू राइट कोड। कि यहाँ पर क्या है कि जब हम उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उस चीज की प्रिडिक्शन पहले से करेंगे कि इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है इतनी देर में परफॉर्मेंस जो है वो देगा, बिना कोड को राइट किए। ठीक है, उससे पहले ही हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम को मतलब अपनी एल्गोरिथम को अगर हम एनालाइज कर लें पहले ही तो। ठीक है, बाय एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम वी गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि अगर जब हम अपने जो एल्गोरिथम है उसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम अपनी एल्गोरिथम को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ऑफ वेयर द फास्ट एंड स्लो पार्ट्स आर, मतलब कहाँ कहाँ पर फास्ट है, स्लो है, किस तरह के पार्ट जो है, मतलब जो हम लिखे हैं स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम बनाते समय, तो कौन सा पार्ट जो है वो फास्ट रन कर रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो स्लो रन करेगा। एंड व्हाट टू डू वर्क अराउंड द इन ऑर्डर टू स्पीड अप। कि अगर उसको हमें क्या करना है, और भी ज़्यादा फास्ट करना है, तो जो स्लो वर्क है उसको हम या तो कुछ उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ उसके अलग तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हम उसको क्या कर सके, और भी अच्छे से रन कर पाए। तो इस रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम की इफिशियंसी को। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्यू सजेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक पूरा सर्टेन वे है कि हम इसी तरीके से अपने मतलब जो एल्गोरिथम है उसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सजेशन है। अ फ्यू सजेशन एज शोन बिलो कैन समटाइम्स बी यूजफुल इन डिजाइनिंग एन इफिशिएंट एल्गोरिथम। कि यहाँ पर कुछ सजेशन दिए हुए हैं, इनको देखकर हम अपने एल्गोरिथम को इफिशिएंट एल्गोरिथम बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी जगह पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है। जैसे कि रिडंडेंट कंप्यूटेशन, अगर आपके मतलब कोई प्रोग्राम आपने बनाया है तो उसके अंदर काफी ज्यादा अगर कैलकुलेशन हो रही है, अलग अलग जगहों पे कैलकुलेशन हो रही है, तो उसकी जगह पे आप कर सकते हो कि अगर एक जगह आपने ए मल्टीप्लाई करना है तो इसको कहीं एक जगह पे स्टोर करा लो। ठीक है, तीनों को, फिर उसके बाद में अगर आप मतलब इसी डिजिट को एक जगह पे यूज कर सकते हो, ना कि अगर बार बार इसको लिखने के बजाय। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी जो कंप्यूटेशन है, यानी कि जो भी हमें प्लस माइनस जो भी कुछ करना है, तो उसको हम क्या कर दे, थोड़ा सा रिडंडेंट कर दे कि इसकी जगह पे यहाँ पर बार बार मतलब जहां जहां पर
इन तीनों की वैल्यू यूज हो रही है, मतलब कि a क्यूब यूज हो रहा है, तो इसका यूज करने की बजाय हम सीधा ये लिखते a मल्टीप्लाई a लिखने की बजाय सीधा d लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू स्टोर करा ली हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो जहां पर भी हम d लिखेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यूज करें। तो यहाँ पर हम अपनी मतलब क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन को रिडंडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेफरिंग एरे एलिमेंट, कि हम अपने एरे एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर किसी एलिमेंट के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। इफिशियंसी ड्यू टू लेट टर्मिनेट, मतलब यहाँ पर क्या है, इनइफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारा प्रोग्राम है अगर वो छोटा सा है, ठीक है, और उसको आप लेट टर्मिनेट कर रहे हो, खत्म नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या है, हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं बनेगा, है ना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजायर आउटपुट कंडीशन, कि यहाँ पर क्या है, अर्ली डिटेक्शन हो जा रहा है जो भी आपको आउटपुट में चाहिए उसके लिए। ट्रेडिंग स्टोर फॉर इफिशिएंट गेन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेडिंग स्टोर और फॉर इफिशिएंट गेन, इफिशिएंट गेन के लिए हम क्या करें, ट्रेडिंग स्टोर का यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इन सजेशन का यूज करके हम अपनी एल्गोरिथम को, जरूरी नहीं कि ये सारी एल्गोरिथम में काम आएंगे, किसी में नहीं आएंगे, किसी में आएंगे, हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हम किस तरह से अपनी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले है इजिली मॉडिफाइबल इफ नेसेसरी, कि जहां पर मतलब हम अगर उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहें तो उसके अंदर क्या करें, हम आराम से चेंज कर सकें अगर जरूरत पड़े तो। दे आर इजी जनरल एंड पावरफुल, इजी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एल्गोरिथम तो बना दी पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल होनी चाहिए एंड पावरफुल भी होनी चाहिए। दे आर करेक्ट फॉर क्लियरली डिफाइंड सोल्यूशन, कि वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्लियरली सोल्यूशन मिल रहा है। रिक्वायर्ड लेस कंप्यूटर टाइम, की कंप्यूटर टाइम जो है वो लेस होना चाहिए। स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स दैट इज दे आर मोर इकोनॉमिकल, कि जो भी हम उसके अंदर मतलब जो कंप्यूटर का टाइम है, ठीक है, रिक्वायर्ड लेस कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर टाइम का हम लेस यूज करें। स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स एक्सेट्रा, मतलब स्टोरेज और जो हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस वगैरह यूज करें उनका भी हम कम यूज करें, ठीक है। दे आर मोर इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होने चाहिए, ठीक है। दे आर डॉक्यूमेंटेड वेल इनफ टू यूज बाय अदर who do not have detailed knowledge of the inner working, कि अगर ऐसा होता है कि उस चीज के लिए ना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जब आप एल्गोरिथम बना रहे हो तो उसके अंदर आपने ना इस तरह से लिखा हो कहीं पे, अगर मान लो आप मतलब दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो किसी और पर्सन को नहीं पता कि एक्चुअली में आपका प्रोग्राम क्या रन कर रहा है, तो यहाँ पर आप कमेंट में कोई चीज लिख सकते हो, ताकि जो अनदर पर्सन कोई ऐसा आता है जिसको मतलब वो जो न्यू है उसके बारे मतलब आपकी जो एल्गोरिथम है प्रोग्राम के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि अगर कोई और पर्सन उसको पढ़ना चाहे तो वो आराम से उसको पढ़ सके। दे आर नॉट डिपेंडेबल ऑन बीइंग रन ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर पर रन करे। एल्गोरिथम इस तरह की बनाओ ताकि हम उसको किसी और कंप्यूटर पर भी रन कर सके। The solution is pleasing and satisfying टू इट्स डिजाइनर एंड यूजर, कि जो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से, अब जिस रीजन की वजह से अगर आपने अगर मान लो कि मेरे को टू ए प्लस बी करना है, दो चीजों का ऐड करना है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो ए माइनस बी कर दे रहा है, ठीक है, जो एल्गोरिथम बनाइए, तो फिर ये आपके किस काम की, आपको तो ये चाहिए था ना, ये मिल गया है आपको आंसर में ए माइनस बी मिल रहा है, तो वो आपके किसी काम की तो है नहीं। तो डिजाइनर और यूजर को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे कि जिस चीज के लिए हमने उस एल्गोरिथम को डिजाइन किया उसका रिजल्ट मतलब ठीक है। दे आर एबल टू यूज एज अ सब प्रोसीजर फॉर अदर प्रॉब्लम्स, कि हम पर यहाँ पर हम क्या यूज करें, दे आर एबल टू यूज, क्या पर ये भी यूज कर सकते हैं सब प्रोसीजर, कुछ सब प्रोसीजर छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं उनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम मतलब उस पर्टिकुलर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आपने एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, ए प्लस बी फिर मल्टीप्लाई बी फिर माइनस सी, कुछ इस तरह का करना है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पहले ए माइनस बी, फिर उसके बाद में इन उसके अंदर जो वैल्यू को स्टोर किया है ए प्लस बी एक जगह हमने सॉल्व कर लिया, उसके अंदर हमने डी के अंदर ए प्लस बी को स्टोर करा दिया, फिर बी माइनस सी एक जगह कर लिया, फिर उन दोनों की जो वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो सब प्रोसीजर हैं उनके लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। यहाँ पर देखो स्टार्ट के लिए हम फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स है जिनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। इसके लिए आप ना एलिप्स भी बना सकते हो,
इसके आप इस तरह से बना सकते हो एलिप्स, स्टार्ट एंड स्टॉप को दिखाने के लिए। ये हमारा हो गया स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। ये डायमंड की शेप बनाएंगे जब हम किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेंगे तब। इसके बाद है इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट है ये हमारा फ्लो दर्शाएगा कि किस तरफ क्या चीज़ जा रही है, ठीक है, कहाँ पर, इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम इनका एरोज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर, जो क्या करते हैं, कनेक्ट वन पार्ट टू अनदर फ्लो चार्ट टू अनदर। मतलब कि अगर हमारे पास दो फ्लो चार्ट है, एक में कुछ काम हो रहा है, दूसरे में कुछ काम हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम इसका यूज करके उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस। प्रोसेस को हम रेक्टेंगल की शेप से दिखाते हैं। उसके बाद है कमेंट्स, और अगर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, कुछ डेफिनेशन देनी है ताकि अदर लोग भी उसको समझ सके, तो हम इसका यूज करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा और हैं, एडिशनल सिंबल रिलेटेड टू मोर एडवांस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर है प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या है, मे बी यूज विद डू लूप, ठीक है, डू लूप के साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं। हेक्सागन है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है रेफर टू सेपरेट फ्लो चार्ट। किसी अनदर फ्लो चार्ट को अगर आप रेफर करना चाहते हो अपने मतलब जो भी आपने बनाया है फ्लो चार्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये कुछ एडिशनल है, ठीक है। नेक्स्ट हम कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। अगर आपको क्या करना है, सम करना है a प्लस बी का, ऐड करना है सम ऑफ a प्लस बी, या फिर टू नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिस्ट ड्रॉ करना है जिससे आप दिखाओगे कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में हमारे पास क्या प्रोसेस आ रहा है, रीड करना है हमें, ठीक है, रीड करना है, क्या रीड करना है, ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास सम। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सम ए प्लस बी, तो इसको हम रेक्टेंगल में शो करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि हम क्या करें, आप प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या कराएंगे हम यहाँ पर, सम। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट खत्म। तो इसको स्टॉप से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। ये था कि दो नंबर्स को ऐड कराना है तो आप किस तरह से फ्लो चार्ट बनाओगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपको ना फैक्टोरियल बताना है, कोई भी नंबर दिया है, फैक्टोरियल बताना है कि मतलब फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल क्या होता है, लेट्स से कि अगर आपको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 ये एक साथ करने हैं, कि अगर आपने कोई नंबर 5 एंटर किया तो उसके बाद के जितने भी हैं, जितने भी छोटे छोटे डिजिट आएंगे, उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले 5 को 4 से, फिर जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं 5 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको हम, इसके लिए हम किस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले वही स्टार्ट के लिए एलिप्स। नेक्स्ट, अब इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम चाहिए होता है, इसको बनाएंगे रोम्बस हम डिसीजन के रीड, कोई भी नंबर रीड कराएंगे n। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस i इक्वल्स टू 1 और फैक्ट की वैल्यू क्या दे दी हमने, 1। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में देखो हम डिसीजन ले रहे हैं, अगर वैल्यू इतनी है या नहीं है उसके हिसाब से, अगर इज i लेस देन इक्वल्स टू है n के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं होता है, ठीक है, i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर बड़ी है, ठीक है, 1 से अगर बड़ी है तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे आएंगे यस में, अगर ऐसा नहीं है तो हम नो में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डिसीजन ले रहे हैं इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया है। नो होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग प्रोसेस हो गया, प्रिंट कराएंगे फैक्ट को,
और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यस में हम क्या कराएंगे, i इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब i प्लस 1 होता है, 1 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम, जो क्या आएगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट i, फैक्ट मल्टीप्लाई i आएगा यहाँ पर। उसके बाद में जब हमारा ये हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाके स्टॉप कर देंगे अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, अगर ये वाला आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर यस होता है तो हम ये प्रोसेस करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा होता है, मतलब फैक्ट के अंदर जो वैल्यू है फैक्ट के मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि दोबारा से ये यहाँ से जाएगा। एक मिनट, ये जाएगा यूं और उसके बाद में ये जाएगा यूं, ठीक है, ऐसा होगा, सॉरी ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल के लिए कि हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी ले रखा है हमने n इक्वल्स टू 5, तो अगर आपको इसका फैक्टोरियल दिखाना है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब रीड करेगा, आपने n यहाँ पर पुट किया, ठीक है, n रीड किया, i इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर देखो i की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दी 1 और फैक्ट इक्वल्स टू हो गया 1, फैक्ट भी और i दोनों की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद में इज i जो है नॉट इक्वल्स टू, देखो i की वैल्यू आपने क्या इनिशियलाइज की है 1, तो 1 जो है यहाँ पर n जो है हमने क्या किया था 5 किया था, 5 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है, हाँ ये छोटा है भाई, जो 1 है वो छोटा है ना, 5 तो बड़ा है ना, 5 तो बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है 1 इज छोटा और 5 इज बड़ा, ठीक है, तो 5 बड़ा है तो 5 बड़ा है, तो ये यस हो गया, यस हो गया, तो ये आगे आएगा i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया i की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, i की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i मल्टीप्लाई आएगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट प्लस फैक्ट मल्टीप्लाई क्या होगा i, ठीक है, फैक्ट मल्टीप्लाई i, और ये क्या हो जाएगा फिर दोबारा इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा प्रोग्राम थोड़ी ना स्टॉप हुआ है, यहाँ पर आएगा फिर उसके बाद दोबारा जाएगा, फिर दोबारा देखेगा कि i की वैल्यू क्या n के बराबर हुई, नहीं हुई, फिर दोबारा इसको रन करेंगे, फिर 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर 5 हो जाएगी, ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे और लास्ट में हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई सजेशन है या फिर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।